नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अब आरंभ कर दिया है शिवराज विजय नामक ग्रंथ का अध्ययन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिवराज विजय यह श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित उपन्यास है और हमने आपको कल बताया था कि यह ग्रंथ जो है श्री अंबिका दत्त व्यास जी के मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही प्रचलन में आया है। हम लोगों ने कल पढ़ा था और इसी के क्रम में हम लोगों ने ग्रंथ के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय जान लिया है। अब उनके परिचय जाने के पश्चात अब आज हम लोग ग्रंथ का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है गुरुजी? ऐतिहासिक उपन्यास है, इसी का हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे। अर्थात शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास का सामान्य परिचय। तो इसके सबसे पहले ही बात आएगी कि इसके लेखक कौन है, तो अंबिका दत्त व्यास जी है। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि अंबिका दत्त व्यास जी ने किसकी रचना की है, तो आप बताएंगे शिवराज विजय। और शिवराज विजय कैसा ग्रंथ है, तो आप बताएंगे उपन्यास है। ठीक है ना। और विधा इसकी जो है क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है। जो शिवराज विजय नामक ग्रंथ है, इसकी विधा है ऐतिहासिक उपन्यास है। विभाजन इसका 3 विराम और 12 निश्वास, अर्थात 3 विरामों में है और 12 निश्वास है। अर्थात 3 विराम में है तो 1 विराम में 4 निश्वास है। कितने निश्वास गुरुजी? 4 निश्वास। और 4 गुणे 3 विराम बराबर 12 विराम हो गया। कितना गुरुजी? अच्छा बताओ, 3 विराम और 12 निश्वास, तो 1 विराम में 4 निश्वास हुए और 3 विराम में कुल मिलाकर के 12 निश्वास हो जाते हैं। तो 1 विराम में 4 निश्वास, 3 विराम में 12 निश्वास, तो कुल मिलाकर के 12 निश्वास है शिवराज विजय। फिर इसका रस अगर बात किया जाए तो प्रधान रस वीर रस है। क्या है गुरुजी? इसका प्रधान रस है वीर रस है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ते आया किरातार्जुन का भी प्रधान रस वीर रस है, तो ऐसे ही हर ग्रंथों का कोई ना कोई अपना रस होता है। वीर होगा, श्रृंगार होगा। जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम में तो श्रृंगार रस हम लोगों ने पढ़ा, तो उसी प्रकार से इसके प्रधान रस की बात किया जाए तो वीरस हो जाएगा। और इसका उपजीव्य जो है इतिहास प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक घटना है, उपन्यास है और इतिहास प्रसिद्ध है। या उपजीव्य इसका हम लोगों ने देखा, ये लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं। अब नायक इसका वीर शिवाजी है। इस ग्रंथ के नायक की बात किया जाए तो वीर शिवाजी है। वीर शिवाजी ही क्यों है? क्योंकि वीर शिवाजी ही मराठा सरदार, उन्हीं को लेकर के इस ग्रंथ की रचना श्री अंबिका दत्त व्यास जी ने की है। तो इस कारण से नायक इनके वीर शिवाजी रहेंगे। और कथानक कहाँ से लिया गया है, तो शिवाजी का जीवन चरित्र ही है। शिवाजी का जीवन चरित्र कैसा रहा, शिवाजी ने अपनी मातृभूमि के लिए कितना बलिदान दिया, कितना त्याग किया, कितनी तपस्या किए, ये सारा कुछ इन्होंने इस शिवराज विजय नामक ग्रंथ में प्रकाश डाला है। तो इसमें शिवाजी का जीवन चरित्र दिया गया है। और प्रमुख पात्रों की यदि बात किया जाए, शिवराज विजय के प्रमुख पात्रों की यदि बात किया जाए तो आप इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। शिवाजी पहले हैं जो नायक हैं, फिर गौर सिंह हैं, श्याम सिंह हैं। तो गौर सिंह श्याम सिंह दोनों भाई हैं और ब्रह्मचारी गुरु हैं। इनके गुरु हैं गौर सिंह श्याम सिंह के गुरु हैं ब्रह्मचारी योगीराज और सवर्णी। ये सवर्णी है गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन है। फिर शहाबुद्दीन, यहाँ एक आतताई है माल्यश्रीक और अफजल खान और शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक और यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी रोशन आरा। तो ये जो यवन युवक है, इसी को ही गौर सिंह मारता है। इसी को गौर सिंह मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि यह सवर्णी जो कन्या है इसका अपहरण कर लेता है। और ये तीनों जो है गौर सिंह, श्याम सिंह और सवर्णी, ये खड़ग सिंह की संतान है, ऐसा मिलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कथा में आएगा। तो फिर इसके बाद देखिए इसमें ये देखिए कुल 15 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस प्रकार से इसमें प्रमुख पात्र हैं। शिवाजी है, गौर सिंह है, श्याम सिंह है, ब्रह्मचारी गुरु है, योगीराज है, सवर्णी है, शहाबुद्दीन है, माल्यश्रीक है, अफजल खान है, शाइस्ता खान है, रघुवीर सिंह है, यवन युवक है, यशवंत सिंह है, औरंगजेब है, रासनारी रोशन आरा। देखिए खड़ग सिंह का नाम नहीं आया है, कुछ
फ्रंट में नहीं आए हुए हैं। अब जो शिवराज विजय है यह 1870 ईस्वी में लिखा गया था। प्रश्न आ जाएगा कि शिवराज विजय नामक ग्रंथ कब लिखा गया था, तो आप बताएंगे 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो शिवराज विजय का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो आप बताएंगे शिवराज विजय का प्रकाशन काशी से हुआ था। कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में हुआ था। और मान्यता है कि अंबिका दत्त व्यास जी के मृत्यु की 1 वर्ष बाद ही शिवराज विजय का प्रकाशन हुआ था, जो कि काशी से हुआ था। और संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का श्रेय किस महाकाव्य को दिया जाता है, तो शिवराज विजय इस उपन्यास को दिया जाता है। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विरामों में है और 12 निश्वासों में विभक्त है, और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं, तो आप बताएंगे शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। कितने निश्वास हैं? 4 निश्वास। आगे दिया है कि शिवराज विजय में 2 समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। शिवराज विजय में कितनी धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं, तो आप बताएंगे 2 समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रभावित होती हैं। एक के नायक वीर शिवाजी हैं। एक के नायक किसके हैं? वीर शिवाजी हैं। तो वहीं दूसरे के नायक जो है रघुवीर सिंह हैं। किसके हैं गुरुजी? पहले के नायक वीर शिवाजी हो गए पहली धारा के, और दूसरी धारा के नायक रघुवीर सिंह हो गए। ठीक है। और शिवराज विजय वीर रस प्रधान काव्य है। क्या है गुरुजी? शिवराज विजय जो है वीर रस प्रधान काव्य है। यदि 5 पूछ ले कि शिवराज विजय में कौन से रस की प्रधानता है, तो आप लोग बताएंगे वीर रस प्रधान काव्य है। और विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आता भी है कि अंबिका दत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो आप बताएंगे विरोधाभास। कौन सा अलंकार है गुरुजी? विरोधाभास प्रिय अलंकार व्यास जी का है। अब शिवराज विजय में रीति की बात किया जाए तो पांचाली रीति प्रयुक्त है। कौन सी रीति प्रयुक्त है? पांचाली रीति। इसको ध्यान दीजिएगा। यदि रस शिवराज विजय में प्रधानता की बात किया जाए तो वीर रस है। यदि अलंकार की बात किया जाए तो इनका प्रिय अलंकार व्यास जी का विरोधाभास है। और यदि रीति की बात किया जाए तो शिवराज विजय की रीति है पांचाली रीति। कौन सी रीति है गुरुजी? पांचाली रीति प्रमुख है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल काल का सुंदर वर्णन या चित्रण किया है। ये मुगल काल की लेकर की घटना ही होती है। जितना भी संघर्ष शिवाजी का मुगलों से होता है, उस सारी घटनाओं को व्यास जी ने अपने इस ग्रंथ में लिख दिया है। अब देखिए इसमें दिया है शिवराज विजय का कथानक एवं पात्र चरित्र चित्रण। क्या दिया है गुरुजी? शिवराज विजय का कथानक एवं पात्र चित्रण दिया हुआ है। तो इसमें दिया है कि शिवाजी के काल में 2-2 कोस पर आश्रम बने हुए थे। प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी के काल में कितने कोस पर आश्रम बने हुए थे, तो आप बताएंगे कि शिवाजी के काल में 2-2 कोस पर आश्रम बने हुए थे, जो मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। क्योंकि मुसलमान आतताई रहे और हमारे भारत को लूटा, बहुत सारा धन लूट करके चले गए। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, गजनवी आया, गोरी आते हैं, सब आते हैं, हमारे देश को लूट कर चले जाते हैं। तो उन्हीं के संरक्षण के लिए, उन्हीं पर नजर रखने के लिए ही 2-2 कोस पर आश्रम बनाए हुए थे, और जो मुसलमानों की गतिविधियों पर पूरा नजर रखा करते थे। आगे दिया है कि बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए अफजल खान को भेजा था। ये प्रश्न आता है कि बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसको भेजा था, तो आप बताएंगे कि बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए अफजल खान को भेजा था। अफजल खान को किस दरबार ने भेजा था, तो बीजापुर दरबार ने भेजा था। और अफजल खान को बीजापुर दरबार ने किससे युद्ध के लिए भेजा था, तो शिवाजी के से युद्ध के लिए भेजा था। और जिस समय भेजा था तो उस समय जो शिवाजी थे वह प्रताप दुर्ग में रहा करते थे। किस दुर्ग में थे? प्रताप दुर्ग में। जब बीजापुर दरबार ने शिवाजी के से युद्ध करने के लिए अफजल खान को भेजा, तो उस समय जो शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खान ने भीमा नदी के तट पर अपना शिविर डाला था। प्रश्न आ जाएगा अगर कि अफजल खान ने अपना शिविर किस नदी के तट पर डाला था, तो आप डालेंगे भीमा नदी के तट पर अफजल खान ने अपना शिविर डाल रखा था।
बीजापुर के शासक संधि के धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। बिल्कुल सत्य बात है भाई, संधि के धोखे से पहले सोचा कि संधि करेंगे और उसको धोखे से हम क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे वीर शिवाजी इतने मूर्ख तो थे नहीं, वो भी पढ़े लिखे और विद्वान शातिर आदमी। अगर कोई व्यक्ति चालाकी करे तो उनको चालाकी से ही जवाब देना हमारे शिवाजी जानते थे, ऐसे नहीं मराठा सरदार हो गए थे। तो एक यवन गुप्तचर जो बीजापुर दरबार का पत्र ले जा रहा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। वही जो आपको हमने बताया, जिसकी हत्या गौर सिंह करता है। गौरवटू के नाम से गौर सिंह जाना जाता है, और सौवर्णी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ये तीनों भाई बहन होते हैं आपस में। तो यही जो यवन युवक होता है, यह एक पत्र ले जा रहा था और कन्या का अपहरण के चक्कर में उसका वध हो जाता है गौरवटू के द्वारा। तो उस पत्र को पढ़ लिया जाता है, तो पढ़ने के पश्चात संपूर्ण भेद या जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस कारण से सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और अंततः विजय प्राप्त होती है। तो एक भालू के आ जाने से वह यवन युवक उस कन्या को छोड़कर सालवली वृक्ष पर चढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है कि शिवराज विजय में किस वृक्ष का वर्णन दिया गया है। ये प्रश्न आता है, प्रमुखता से पूछा भी जाता है कि सालमली वृक्ष का वर्णन किस में दिया गया है। तो भैया शिवराज विजय में दिया गया है। शिवराज विजय में किस वृक्ष का वर्णन दिया गया है, तो शिवराज विजय में सालमली वृक्ष का वर्णन दिया गया है। अर्थात यवन युवक ने भालू को देख करके किस पेड़ पर चढ़ जाता है, तो आप बताएंगे सालमली के वृक्ष पर चढ़ जाता है। किसने कन्या का अपहरण किया था, तो यवन युवक ने ही कन्या का अपहरण किया था, ऐसा आप बताएंगे। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा वह कन्या बचा ली गई। तो ब्रह्मचारी गुरु के दो शिष्य रहे, जिनको हमने अभी बताया था आपको पूर्व में ही। एक गौर बटू हैं, एक श्याम बटू हैं। गौर बटू का नाम है गौर सिंह और श्याम बटू का नाम है श्याम सिंह। ये इन दोनों के द्वारा ही जो कन्या थी वह बचा ली गई है। यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। तो यवन युवक जो गुप्तचर था उसको गौर सिंह ने मार दिया अपनी तलवार से, और उसके अंदर जो जेब में छुपा हुआ गुप्त संदेश था उसके वस्त्रों से गौर सिंह को ही प्राप्त हुआ। प्रश्न निकल जाता है कि यवन युवक की जेब से किसको पत्र प्राप्त हुआ, संदेश किसको प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे गौर सिंह को। गौर सिंह ने यवन युवक के जेब से क्या प्राप्त किया, तो आप बताएंगे गौर सिंह ने यवन युवक के जेब से गुप्त संदेश प्राप्त किया या पत्र प्राप्त किया। गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खान को छलने की नीति बनाई। भाई उस गुप्त संदेश में कुछ रहस्य की बातें थी शिवाजी को लिए, जो कि अच्छी नहीं थी। तो वह संपूर्ण जानकारी शिवाजी ने उस पत्र को पढ़ करके जान लिया, और पत्र को जान लेने के पश्चात जिस प्रकार से वह छल करना चाहता था उसी प्रकार से अफजल खान को भी छलने की योजना शिवाजी ने बना ली। बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खान से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। अब शिवाजी ने अफजल खान से कहाँ मिलने का प्रबंध किया, तो भैया प्रताप दुर्ग की तलहटी में। कहाँ की तलहटी में? प्रताप दुर्ग की तलहटी में। बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ। कौन भेजे गए थे बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर के? पंडित गोपीनाथ। जब पंडित गोपीनाथ बीजापुर से संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो है प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खान से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। तो शिवाजी ने अफजल खान से मिलने का कहाँ पर प्रबंध किया, तो आप बताएंगे प्रताप दुर्ग की तलहटी में मिलने का प्रबंध किया। देखिए आगे दिया हुआ है कि गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खान के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। वाह, ये है हमारे भारत के वीरों की पहचान, ये है हमारे भारत के वीरों की अद्भुत कला। ये थी कुछ गाने के बहाने संपूर्ण भेद उनके उससे निकाल लाया। तो ये भी एक कला है, ये भी एक विद्या है, और इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। जब आपके ऊपर कोई आतताई आए, आपको कोई भी परेशान करे, तो ऐसा ही करना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, कोई भी हो, किसी संप्रदाय का हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश को जिन्होंने लूटा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो दोषी है। तो गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खान के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। ठीक है। फिर शिवाजी कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बाघ नख
नामक हथियार पहनकर अफजल खान से मिलने गए। शिवाजी ने क्या पहन करके हाथों में अफजल खान से मिलने गए? तो भैया कपड़ों के अंदर कवच पहन लिए और हाथों में बाघनक पहन लिए। इन्हीं बाघनक के द्वारा ही शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया था, फाड़ दिया था। ऐसी कहानी अभी आगे मिलेगी आपको। देखिए दिया कि आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़ कर मार डाला। वाह, ये है वीरता। इसको छल नहीं कहा जाएगा, वीरता है। क्यों वीरता इसलिए कही जाती है क्योंकि वह भी उसने छलने का पूरा योजना बना लिया था, उसने छल करने की पूरा योजना बना लिया था। तो वो तो भेद जान लिए ना। यदि इतना सतर्क ना होते तो भेद ना जान पाते, और भेद ना जान पाते तो कहीं ना कहीं प्राणों की आहुति स्वयं की देनी पड़ जाती। तो यही राजा का गुण है कि राजा का जो सेवक हो या राजा का जो गुप्तचर हो वह बहुत चैतन्य होना चाहिए, राजा से भी ज़्यादा चैतन्य होना चाहिए। राजा को संपूर्ण बातों की जानकारी पल पल पर सेवक या गुप्तचर के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। तो शिवाजी कपड़े के अंदर कवच और हाथों में बाघनख नामक हथियार पहन करके अफजल खान से मिलने गए। और इसके बाद देखिए आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खान के कंधों और गर्दन को फाड़कर मार डाला। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। कौन थे गुरुजी? एक वृद्ध ब्राह्मण थे। गौर सिंह ने जिस कन्या को बचाया था वह उनके संरक्षक एक ब्राह्मण थे। आगे दिया है देखिए कहानी में कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है। आप पूछ लेगा कि गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन की नाम क्या था? तो सौवर्णी था। क्या था? सौवर्णी था। और वृद्ध ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा है। और वृद्ध ब्राह्मण जो है उनके पुरोहित हैं देव शर्मा। कौन है गुरुजी? देव शर्मा है। देव शर्मा किसके पुरोहित हैं? तो आप बताएंगे कि गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी के पुरोहित वृद्ध ब्राह्मण हैं जिनका नाम है देव शर्मा। और ये तीनों संतान है उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र पुत्री थे। हमने जैसा भी आपको पहले बताया था। ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मचारी गुरु ने जब अनुरोध किया तो गौर सिंह ने संपूर्ण वृत्तांत अपना उनको कह सुनाया। और उसके पश्चात पता भी चलता है कि वे तीनों गौर सिंह, श्याम सिंह, सौवर्णी ये आपस में भाई बहन होते हैं जो कि उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र पुत्री थे। तो पूछ लेगा कि खड़क सिंह की संतानों का नाम क्या था? तो आप बताएंगे गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी। ठीक है ना? गौर सिंह, श्याम सिंह, सौवर्णी किसके पुत्र थे? तो गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी खड़क सिंह के पुत्र पुत्री थे। और खड़क सिंह एक उदयपुर के जागीरदार थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन पुरोहित की संरक्षता में रहते थे। तो गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी के पुरोहित का नाम क्या था? तो देव शर्मा थे। और इन्हीं देव शर्मा जो पुरोहित हैं इन्हीं के अंडर में तीनों भाई बहन, इन्हीं की संरक्षता में तीनों भाई बहन पले बढ़े। तो इस प्रकार से कहानी आगे चलती है। शिकार पर गए हुए लुटेरों द्वारा पकड़े गए। वहां से भागकर हनुमान मंदिर अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे। देखिए जो दोनों भाई थे ये शिकार पर गए हुए थे, जिसके लिए ये जंगल गए तो वहां पर उन्होंने लुटेरे मिले उनको, और लुटेरों ने उनको पकड़ करके वहां से पकड़ तो लिया, लेकिन वो अंततः वहां से भागने में सफल हुए और भाग करके हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से ही भीमा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे गुरुजी? भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले। तो गौर सिंह, श्याम सिंह किस नदी के किनारे शिवाजी से मिलते हैं? तो भैया आप बताएंगे भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिलते हैं। और शिवाजी ने उनको फिर क्या किया? ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने का आदेश दे दिया। तो ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में वो दोनों रहने लगे और फिर धीरे धीरे ये गुप्तचर का भी काम करने लगे। और भारत की आज़ादी में कहा जाए या भारत की सुरक्षा में कहा जाए तो उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है। तब तक क्या होता है? शाइस्ता खां शिवाजी के महल में अधिकार कर लेता है, पूना के महल में, और वहाँ पर रहने लगता है। शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। तो प्रश्न अगर आ जाएगा कि शिवाजी ने सिंह दुर्ग से अपना संदेश किनके द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा? तो भैया रघुवीर सिंह के द्वारा।
किसके द्वारा? रघुवीर सिंह के द्वारा। रघुवीर सिंह तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। रघुवीर सिंह कहाँ पर ठहरता है? तो हनुमान मंदिर में ठहरता है। किन की आज्ञा से? तो तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से। देवशर्मा सवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में रहने लगते थे जहां वाटिका में रघुवीर सिंह सवर्णी को देखता है। तो रघुवीर सिंह सवर्णी को कहाँ देखता है? तो भैया वाटिका में देखता है। और देवशर्मा सवर्णी को लेकर उसी हनुमान मंदिर में लगे थे। तो देवशर्मा सवर्णी को लेकर कहाँ रहते थे, कहाँ रहने लगे थे? तो हनुमान मंदिर में रहने लगे थे, जहाँ पर एक वाटिका है। उसी वाटिका में रघुवीर सिंह सवर्णी को देखता है। और देखने के बाद शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देवशर्मा के पास जाता है। तो शिवाजी से होने वाले युद्ध के लिए का भविष्य पूछने के लिए कौन जाता है देवशर्मा के पास? तो रघुवीर सिंह जाता है। और किसके साथ युद्ध होने के भविष्य को पूछने जाता है? तो शाइस्ता खां। किसके साथ? शाइस्ता खां के साथ। देवशर्मा ने सवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। देवशर्मा ने क्या किया? उसे एक मोदक खिलाया रघुवीर सिंह को, और फिर उसके गले में माला डलवाई। और देवशर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। ठीक है ना, यह भविष्य बताया। देवशर्मा ने सवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई। फिर देवशर्मा ने ही यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय यह भविष्य बताया। अर्थात आप यवनों के साथ तो विजय पा जाएंगे, लेकिन आर्यों के साथ आपको विजय नहीं मिलेगी, ऐसा उसने भविष्य बताया। तो शिवाजी ने पंडित के वेश में माल्यश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। शिवाजी किस वेश में जाते हैं? पंडित के वेश में जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? माल्यश्री के साथ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो पूना जाकर के पूरा निरीक्षण कर लेते हैं। स्वयं शिवाजी सोचिए, पंडित के वेश में माल्यश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास जो पूना में अधिकार किया रहता है, उस पूना में जाकर के संपूर्ण भेद का जान लेते हैं, पूरा निरीक्षण कर लेते हैं। संदेह होने पर चांद खां ने उनका पीछा किया। शिवाजी ने उसका वध कर दिया। जैसे ही संदेह हुआ, वह शिवाजी पहुंचते हैं पूना के उसमें महल में, तो जो चांद खां होता है उसको संदेह हो जाता है कि शिवाजी है। तो शिवाजी भी जान जाते हैं कि हमारा पीछा कर रहा है। तो शिवाजी के पीछा होने के कारण से शिवाजी उसका वध कर देते हैं। और शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। किसके बहाने गुरुजी? बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। जो चांद खां के पुत्र थे और शाइस्ता खां के पुत्र थे, उन दोनों को रघुवीर सिंह ने मार दिया। शाइस्ता खां घायल उंगली के साथ भाग गया। देखिए, वो भी होशियार था। शाइस्ता खां जो है घायल उंगली के साथ भाग गया। रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। रघुवीर सिंह ने क्या किया? औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। यही रोशन आरा शिवाजी से प्रेम करने लगती है, तो कहती हैं कि हमसे शादी ब्याह चाहिए। तो शिवाजी इसके लिए मान्य नहीं करते, क्योंकि वो जो वीर आदमी और रोशन आरा। तो रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। और ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत सुनाया। तो ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह है। देखिए, सब यहाँ जो है ना, यहाँ जो ब्रह्मचारी हो, चाहे योगीराज हो, चाहे जितने गौर सिंह, श्याम सिंह, ये सब ब्रह्मचारी वेश में रहते थे, सब बाबा साधुओं के वेश में रहते थे। केवल किस लिए? इन आतताइयों का पूरा भेद कैसे निकाल पाए, इन सब की जानकारी के लिए सब ब्रह्मचारी का कोई वेश धारण कर लिया, कोई शिष्य हो गया। ये सब रह करके शिक्षा भी अध्ययन करते थे, लेकिन ये पूरा काम गुप्तचरों का करते थे। तो ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। सवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात रघुवीर सिंह से बताई। और रोशन आरा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। देखिए, हमने कहा था ना अभी आपको कि रोशन आरा, जब रघुवीर सिंह रोशन आरा को गिरफ्तार कर लेता है, तो रोशन आरा शिवाजी से अपना प्रेम प्रकट करती हैं, लेकिन शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। यदि पिताजी आदेश कर देंगे, शिवाजी ने कहा, यदि मेरे पिताजी आदेश कर देते हैं तब तो मैं आपको अपना लूँगा, यदि मेरे पिताजी आदेश नहीं करते हैं तो मैं आपको अपनाऊंगा नहीं। तो ये होती है एक वीर व्यक्ति की पहचान, ये होती है एक मर्दों वाली बात।
ये नहीं कि आपने सुंदर लड़की देखा तो हो गया, अपने आप मंत्रमुग्ध हो गए, ये गलत बात है। जो अधिकार, जो संस्कार माँ बाप का हो उसको उन्हीं को देना चाहिए। आगे दिया, जय सिंह के आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए। भाई क्या हुआ, जय सिंह जब आक्रमण करते हैं तो शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हो गए। होती ही है, कभी कभी लाचारी हो जाती है, और उन्हें रोसनारा और मुअज्जम को वापस करना पड़ा। उनको रोसनारा और मुअज्जम को वापस कर देना पड़ा। उसके बाद जो है बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की। तो ये प्रश्न आ जाता है कि बीजापुर किले पर आक्रमण के दौरान किसकी सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की थी? तो रघुवीर सिंह की सहायता से। रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके पुनः अपना लिया था? बीजापुर के किले पर। और रहमत खां को पकड़ लिया गया। किसको पकड़ा गया? रहमत खां को पकड़ लिया गया। रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया। जब रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा बताया गया कि ये आपका जो रघुवीर सिंह है ये राजद्रोही है, तो ऐसा सुन करके ही शिवाजी ने उनको निष्कासित कर दिया, रघुवीर सिंह को। लेकिन रघुवीर सिंह ईमानदार व्यक्ति थे और कोई षड्यंत्र रच करके ऐसा बना दिया, जिस कारण से उनको बहुत समय तक शिवाजी से दूर रहना पड़ा। लेकिन शिवाजी की सहायता वो छुप छुप कर भी करते रहे। तो रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर, किसके द्वारा? रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया। रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा। कितनी बड़ी बात है। आजकल तो दो मित्र आपस में लड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, और नहीं रहे तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन मित्र हो तो ऐसा शिवाजी और राधा स्वामी जैसा, रघुवीर सिंह जैसा। सोचिए, उसको राजद्रोही घोषित कर दिया गया और राजद्रोही घोषित होने के बाद उसको निष्कासित कर दिया गया। सोचिए, राज्य से। और निष्कासन होने के बाद भी वह रघुवीर सिंह जो है राधा स्वामी का भेष बना लिया और राधा स्वामी का वेश धारण करके शिवाजी का हरदम उपकार करता रहा। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। तो सवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह राधा स्वामी ने वध कर दिया। वाह, क्या कहा? सवर्णी का अपहरण करने की इच्छा रखने वाले जो क्रूर सिंह था, ये सवर्णी का अपहरण करना चाहता था। इसी क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह यानी राधा स्वामी ने वध कर दिया। रघुवीर सिंह ने राधा स्वामी का वेश कब धारण किया? जब शिवाजी ने उनको निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। उनके पास राष्ट्रद्रोह का लांछन लगा दिए थे। तो इस कारण से वो रघुवीर सिंह का जो नाम का व्यक्ति था वो राधा स्वामी का वेश बना लिया, और उसी राधा स्वामी के ही भेष में जो सवर्णी का अपहरण करने की इच्छा रख रहे थे क्रूर सिंह, क्योंकि क्रूर सिंह वह शिवाजी को भड़काया था। और यह क्यों भड़काया था? अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो इन्होंने वध कर दिया। और जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली उपस्थित हुए। किसकी संधि के अनुसार? जय सिंह की संधि के अनुसार। किसके अनुसार? जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए, और मार्ग में राधा स्वामी या राघव स्वामी रघुवीर सिंह के रोकने पर भी वे नहीं माने था। तो वो रोक रहा था कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना है, लेकिन उनके रोकने पर भी शिवाजी नहीं माने गए। औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया। देखिए, ये मित्र था, रोक रहे थे, नहीं मत जाइए मत जाइए मत जाइए, आपको वहाँ खतरा है, लेकिन शिवाजी नहीं माने। औरंगजेब ने छल से क्या किया? शिवाजी को नज़रबंद करवा लिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वो भागने में सफल हुए। भाई रघुवीर सिंह को तो सब मालूम था, संपूर्ण जानकारी थी, और वो मना भी कर रहे थे, लेकिन शिवाजी नहीं माने। तो एक मित्र का यही दायित्व होता है कि अगर अपना मित्र फंस जाए तो उसको आपको निकालना चाहिए। भले आपका मित्र आपको निष्कासित किया, आपसे बातें नहीं करता, आपकी पड़ती नहीं, आप बात ना करें, ना बोले, ना चाले, सब चलेगा, लेकिन कभी भी मित्र आफत में आ जाए, कभी भी मित्र विपत्ति में आ जाए, तो आपको निस्वार्थ निसंदेह उस मित्र का सहयोग करना चाहिए और उसको बचाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, दिया है मार्ग में राधा स्वामी, राघव स्वामी रघुवीर सिंह के रोकने पर भी नहीं माने, और जब नहीं माने
तो औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद करवा दिया, परंतु रघुवीर सिंह की सहायता से वो भागने में सफल हो गए। रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया। जब ज्ञान हुआ तो रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान होता है। तो शिवराज विजय में मंडलेश्वर पद किसको प्राप्त होता है? आप बताएंगे। रघुवीर सिंह को प्राप्त होता है, तथा सवर्णी के साथ उनका विवाह हो गया। देखिए, रघुवीर सिंह का विवाह किसके साथ होता है? सवर्णी के साथ होता है। जो पुजारी थे देव शर्मा, उन्होंने पहले ही माला डलवा दी थी हनुमान के मंदिर में, तो रघुवीर सिंह का विवाह फिर सवर्णी के साथ हो जाता है। अब देखिए, रघुवीर सिंह का प्रेम पूर्व से ही सवर्णी के प्रति था, क्योंकि बाबा जी ने माला गले में डलवा दी थी, तो भाई प्रेम तो होगा ही, और जो उसके ऊपर निगाह डालेगा तो मारा तो जाएगा ही, स्वाभाविक है। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। महाराष्ट्र केसरी के नाम से जाना जाता है शिवाजी को। अगर प्रश्न कभी आ जाए कि महाराष्ट्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र केसरी के नाम से शिवाजी को जाना जाता है, वीर शिवाजी। तो रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सवर्णी के साथ उनका विवाह हो गया, और उसके बाद शिवाजी जो है सतारा नगर को राजधानी बताया। तो शिवाजी ने किस नगर को राजधानी बनाई? तो शिवाजी ने महाराष्ट्र के सतारा नगर को राजधानी बना करके ही धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर भी अधिकार अपना कर लिया, और औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां भगा दिया गया। जिस मोहम्मद खां को औरंगजेब ने भेजा था, उस मोहम्मद खां को शिवाजी ने भगा दिया। तो मित्रों, हम लोगों ने आज शिवराज विजय का संक्षिप्त परिचय पढ़ने का प्रयास किया है। ये भाग 1 है। इसमें 3 भागों में हम लोग 1, 2, 3 भागों में वीडियो बांट हो जाएगी, जो भी होगी। इसको पूर्ण करके फिर हम लोग सीधे गद्यांश में चलेंगे और पूरी कहानी जानने का इसका प्रयत्न करेंगे। तो संक्षिप्त जानकारी भी पढ़ना आवश्यक है। आप लोगों से एक निवेदन है मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपसे निवेदन है, जिसमें मेरा भी मन बढ़ता रहे, आपका भी मन बढ़ता रहे। मान लीजिए जहाँ कहीं जबान फिसल जाए, तो आप सब खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है, तो उसको प्रयास किया जाएगा सुधारने के लिए। थोड़ा सा स्पीड अगर ज़्यादा हो तो उसको भी सुधारा जाएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर अपना राय दें, अपना विचार दें। आपके राय और विचार के अनुसार हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।